वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान 8 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान यानी कि साइंस का हम पेपर करेंगे कक्षा 7 का। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनका आपको निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां बड़े आकार के में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। तो आपका ए ऑप्शन है बेल का पौधा, बी ऑप्शन है आपका जंगली पौधा, सी ऑप्शन है आपका झाड़ी युक्त पौधा और डी ऑप्शन है आपका घटपर्णी। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? डी ऑप्शन यानी कि घटपर्णी आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। दूसरा प्रश्न है आपका, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है रदनक, बी ऑप्शन है आपका चर्वणक, सी ऑप्शन है आपका कृतक और डी ऑप्शन है आपका अग्रचर्मक। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? रदनक। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला आपका रहेगा प्रश्न नंबर 3। हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसका आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो आपका ए ऑप्शन है सरल रेखीय गति, बी ऑप्शन है आपका घूर्णन गति, सी ऑप्शन है आपका असमान गति और डी ऑप्शन है आपका आवर्ती गति। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर रहेगा आवर्ती गति, यानी कि डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन आता है कपड़े धोने का सोडा, बी ऑप्शन है आपका डीडीटी पाउडर, सी ऑप्शन है आपका क्लोरीन और डी ऑप्शन है आपका फिनाइल। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सी ऑप्शन यानी कि क्लोरीन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा रिक्त स्थान है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है जल। ठीक है, जल आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो ये झिल्लियाँ कहलाती है, तो आपको इसमें लिखना है झिल्ली। ठीक है, झिल्ली कहलाती है, तो इसमें आपको राइट आंसर झिल्ली लिख देना है। अगला आता है आपका 8वां प्रश्न। बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए रिक्त स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9। हीमोग्लोबिन रिक्त स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी जो होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स, उनमें पाया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है, कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में। अगला है आपका 10वां प्रश्न। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हम उस वस्तु की रिक्त स्थान कहते हैं। तो उसे हम चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल इसको आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। निर्देश आप देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, अमाशय की संरचना कैसी होती है? नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला आता है आपका 14वां प्रश्न,
14वां प्रश्न है आपका, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं। अगला है आपका 15वां प्रश्न, पादपों में प्रजनन जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। और 16वां है आपका, ह्यूमस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। चलिए इन सभी के उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सहजीवी संबंध वह संबंध होता है जिसमें दो विभिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर रहेगा। अगला नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न का उत्तर, आमाशय पेट थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी दीवारें अंदरूनी रूप से श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती है और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अम्ल और एंजाइम का स्राव करती है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा, जो पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 14वें प्रश्न का उत्तर, पसीने में लवण मुख्यतः NaCl घुले होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण के बाद कपड़े पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर, पादपों में जनन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका 16वें प्रश्न का उत्तर, ह्यूमस जैविक पदार्थों का विघटित रूप होता है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक रहेंगे आपके। निर्देश आप देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 17 आप देख लीजिए, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका 18वां प्रश्न, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। 18वां प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका 19वां प्रश्न, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। अगला आता है आपका 20वां प्रश्न, रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, पेड़ों का महत्व लिखिए, आपको प्रश्न क्रमांक 21 में। और 22वां है आपका, आपंक क्या है, शुष्क आपक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां रहेगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आपके रहेंगे। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपके सामने है, आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका 18वां प्रश्न का उत्तर, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय क्षारीय तत्व हो सकते हैं जो जलाशयों में जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। इन्हें उदासीन करने से जल का pH संतुलित हो जाता है और जल जीवों के लिए सुरक्षित बनता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न का आप उत्तर देख लीजिए, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें फूलों के नर भाग पुंकेसर से परागकण मादा भाग स्त्री केसर पर पहुंचते हैं। परागण के दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, 19वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। 20वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, रैखिक गति और वृत्तीय गति को आपको परिभाषित करना है। तो दोनों की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर, पेड़ों का महत्व आपको बताना है। तो 5 महत्व दे रखे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, औषधीय उपयोग में काम आते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपंक वायुमंडल में आर्द्रता नमी मापने वाला उपकरण होता है ये, और शुष्क आपंक का उपयोग मौसम विज्ञान भंडारण स्थानों और प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही में लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनका निर्देश आप देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। 23वां प्रश्न आप देख लीजिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 23वें में। नेक्स्ट अगला है आपका 24वां, जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। 25वां प्रश्न आप देख लीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए, हम चित्र भी बनाइए।
और 26वां प्रश्न आप देख लीजिए, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 23 से 26 तक के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इन सभी के उत्तर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर आप देख लीजिए, आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों दे रखे हैं। यहाँ पे आपका ए वाला दे रखा है उत्तर। ठीक है, यहाँ तक आपको ए का उत्तर लिखना है और उसके नीचे आपका बी वाले का उत्तर दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला आता है आपका 24वें प्रश्न का उत्तर, जाइलम क्या है। ठीक है, तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो देख लीजिए इसका उत्तर, प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 26वें प्रश्न का उत्तर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे 3 अंतर दे रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कक्षा 7वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 जो आपका 8 मार्च को पेपर होने वाला है विज्ञान विषय का कक्षा 7वीं वालों का, उनका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की पेपर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करके आते रहें। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।